हेलो स्टूडेंट, क्लास इंटर में हमने आपको बता दिया था नैनस्ट समीकरण। नैनस्ट समीकरण के बाद आता है फैराडे के नियम। तो सबसे पहले देखो फैराडे का जो नियम है ज़्यादा विस्तार से नहीं है, आपके सिलेबस में से थोड़ा हटा दिया गया है, लेकिन इसको आपको पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि उसमें सिलेबस में से पूरा नहीं हटाया है, आधा हटाया गया है। ओके, तो आपको सबसे पहले जो नोट करना है वो करना है फैराडे के नियम। तो देखो सबसे पहले हम फैराडे के नियम, एक साइंटिस्ट हुआ था फैराडे, उसने क्या किया, उसने अपवर्तनीय जो सेल होते हैं उनके जो अपघट्यों की जो मात्रा होती है उनकी मात्राओं का अध्ययन दो नियमों से किया था। जो अपवर्तनीय सेल होती है और अपवर्तनीय सेल में जो अपघट्यों की जो मात्रा होती हैं उनका जो उन्होंने अध्ययन किया था वो दो नियमों से किया था। तो पहला नियम होता है इसका प्रथम नियम। अब आपको हम बताते हैं प्रथम नियम क्या होता है। प्रथम नियम यह होता है कि कोई विद्युत अपघट्य में जो धारा प्रवाह होती है, धारा प्रवाह, ये प्रवाह है, देखो यहाँ पे थोड़ा कट हो गया, मैं इसको कंप्लीट कर दूँ, ठीक है। धारा प्रवाह पर इलेक्ट्रॉनों पर प्राप्त मात्रा प्रवाहित धारा के समानुपाती, क्या होगा यहाँ पर, समानुपाती आएगा। धारा के, थोड़ी ये मिस्टेक हुई थी, आपको इसको सही करना है, समानुपाती। ओके, ये समानुपाती है, ठीक है, समानुपाती होती है। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि विद्युत अपघटन की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया में जो मात्रा प्राप्त होती है वो प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है, धारा के। तो माना Q कूलाम धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा m ग्राम है। क्या मान लिया हमने, m ग्राम। ओके, और जब m ग्राम हो गई तो देखो m समानुपाती Q होगा, क्योंकि जो मात्रा है वह समानुपाती होती है किसी धारा के, तो m समानुपाती Q हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे, समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो m इजकल टू हमने w ले लिया, कांस्टेंट क्या ले लिया, w q। यहाँ w एक समानुपाती नियतांक है, क्या है, समानुपाती नियतांक है जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। यह आपने लिखा है, समानुपाती नियतांक है जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ओके, उसके बाद देखो, और देखो जो Q इक्वल टू होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, Q इक्वल टू IT होता है, नहीं होता है, जो आवेश होता है IT होता है। तो जहाँ कहीं भी Q आ रहा होगा वहाँ पर IT पुट कर देंगे हम। तो हमने यहाँ पर IT पुट किया तो M इक्वल टू WIT हो गया, ठीक है। अब कह रहा है, कंडीशन ले ली हमने, धारा यदि I इक्वल टू 1 एम्पियर और T इक्वल टू 1 सेकंड हो, तो जब I की धारा 1 हो, T की धारा, जब I की वैल्यू 1 हो, T की वैल्यू 1 हो, तो M इक्वल टू W आएगा, नहीं आएगा। देखो कैसे, जैसे M इक्वल टू, ठीक है, W इंटू I की वैल्यू 1, T की वैल्यू भी 1, ठीक है। तो M इक्वल टू W आया, नहीं आया, ये आया है M इक्वल टू W। ओके, अब वो क्या कह रहा है कि यदि किसी अपघट्य में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाए तो जो प्राप्त पदार्थ की जो मात्रा होती है वो विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि कोई भी अपघट्य है उसमें 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करें, तो प्रवाहित करने पर क्या होता है, जो पदार्थ की जो मात्रा होती है विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है, ठीक है। और द्वितीय नियम, तो क्या है इसका, द्वितीय नियम। और द्वितीय नियम क्या कहता है, द्वितीय नियम कहता है कि अलग अलग विद्युत अपघट्यों में समान धारा प्रवाहित करें तो उसमें जो मात्रा प्राप्त होती है वो उसी के तुल्यांक की भार के बराबर होती है, उसी के तुल्यांक की भार के बराबर होती है। जैसे माना
जो भिन्न अलग अलग अपघट्य हैं वो क्या हैं, उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर हमने पाया कि जो उनसे प्राप्त मात्राएं हुई वो M1, M2, M3 और इनके जो तुल्यांकी भार हुए वो E1, E2, E3 हुआ। ठीक है, तो द्वितीय नियम से द्वितीय नियम क्या कर रहा है कि जो मात्रा होती है वो तुल्यांकी भार की क्या होती है, बराबर होती है, तो M=E। अब हमने क्या किया, मात्रा M1 हो गई तो तुल्यांकी भार भी तो E1 हो जाएगा, समीकरण नंबर फर्स्ट। M2 बराबर E2 और M3 बराबर E3। ओके, अब हम क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू देखो M1 M2 से निकालेंगे तो देखो M1 अपॉन M2। ठीक है, तो M1 की वैल्यू कितनी है, E1 अपॉन E2। ओके, ऐसे ही M2 M3 की E2 अपॉन E3। क्लियर। उसके बाद देखो यहाँ पे समझाया गया है, एक चित्र बना के वैसे बताया गया है। देखो श्रेणी क्रम में ऐसे जोड़ा जाता है, चित्र बना के बताया गया है। CuSO4 H2SO4 AgNO3। ये चित्र मत बनाना, ओनली आपको समझाया गया है इससे। ओके, ये आपको चित्र बनाना नहीं है लेकिन इसे समझना है। ठीक है, तो Cu+2 Ag+2 S। उसके बाद आता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। जैसे हमने बोला रासायनिक तुल्यांक होता है, तो क्वेश्चन होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है। देखो, जब 96,500 कूलम धारा प्रवाहित करने पर 96,500 कूलम धारा प्रवाहित करने पर तुल्यांकी भार प्रवाहित करने पर जो प्राप्त तुल्यांकी भार होता है वो विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ओके, तो देखो विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। तो W=E/96,500 क्या आया, क्योंकि फैराडे ने दिया था, तो फैराडे ने अभी बताया कि F की वैल्यू क्या होती है, 96,500। ओके, तो प्रथम नियम से, प्रथम नियम हमारा क्या कहता है, M=WIT। तो M=W की वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि W क्या मात्रा है ना, तो मात्रा क्या होगी अभी बताया मैंने, 96,500 विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तुल्यांक भार बनता है, तो E/96,500 × IT। ओके, और 1 फैराडे बराबर होता है 1 फैराडे 1.6 × 10⁻⁻⁹ × 6.03 × 10⁻23। ये इसकी जो वैल्यू आई इतनी। ओके, क्वेश्चन कैसे बनता है, देखो एक क्वेश्चन लिख रखा है इसने, Cr2O7 - Cr3+ में कितने कूलम विद्युत धारा की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस समीकरण को हमने लिखा। समीकरण को लिखने के बाद हमने देखा कि O7 इधर O नहीं, तो हमने इसको क्या किया, संतुलित किया। क्या किया, संतुलित। तो संतुलित करने पर हमने पाया कि इसमें 12 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो धारा 6 इलेक्ट्रॉन करेंगे तो धारा = 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो देखो 6 × इलेक्ट्रॉन फैराडे F। ओके, तो F की वैल्यू क्या होती है, 96,500। तो धारा = ये मल्टीप्लाई करोगे तुम कितना आ जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखो, एक सेकंड क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट के विलयन में 1.5 एम्पीयर धारा 10 मिनट तक देने पर कैथोड पर कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा। आई मीन उसने M पूछा है, तो M= क्या आता है, WIT। ठीक है, अब WIT का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, M=E/96,500 × IT। W की वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे देखो चित्र देखो, ये कोई बर्तन है, इसमें CuSO4 भरा हुआ है। Cu कैथोड का काम करता है, 10 मिनट तक इसमें धारा प्रवाहित की जा रही है 1.5 एम्पीयर की। ठीक है, तो ये रिएक्शन हम करेंगे, देखा Cu2+2 - Cu, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भाई दे रहा है तो बराबर करेंगे ना, तो M=, अब देखो M=E × IT अपॉन, ठीक है, 2 × 96,500, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 2 बार हो रहे हैं ना उसके, तो M=, अब देखो यहाँ पे देखो तुल्यांकी भार क्या होता है, जिस चीज़ की बात चल रही हो उसका परमाणु भार तुल्यांकी भार होता है। तो Cu का तुल्यांकी भार 63 × I की वैल्यू दे रखी है 1.5 × T की वैल्यू देखो 10 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि एम्पीयर में, तो 600 सेकंड 60 से गुना कर दिया ना, अपॉन 2, भाई 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन,
तो 2 × 9500 काट पीट के करोगे तो आंसर आएगा इसका 0.29। ओके, उसका बाद आता है कोलराउस के नियम के उपयोग। अब देखो कोलराउस नियम के उपयोग होते हैं सबसे पहले द्रव्यमान अपघट्य की चालकता का मापन करने में। ठीक है, जैसे कोई भी द्रव्यमान अपघट्य की चालकता को जब ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है, तो वो कोलराउस के नियम से ज्ञात किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे एसिटिक अम्ल NaCl HCl से ज्ञात करना। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिया एसिटिक अम्ल लिया सोडियम एसीटेट है, ये सोडियम एसीटेट है, एसिटिक अम्ल नहीं है, सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट लिया तो सोडियम एसीटेट को देखो तुल्यांक की CH3COO- रहेगा Na+। ओके, ऐसे यहाँ पे NaCl का करेंगे तो Na+Cl-। ओके, ऐसे HCl का करेंगे तो H+Cl-। ओके, ये एसिटिक अम्ल है। CH3COOH का भी करेंगे तो CH3COO-H+। ओके, अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट थर्ड को जोड़कर 2 को घटाने पर। ठीक है, तो देखो समीकरण फर्स्ट और 2 को हमने जोड़ा। ठीक है, तो इतना आ गया, घटाएंगे तो ये आ जाएगा CH3COONA HCl कैप NaCl लैम्डा CH3COOH। ओके, कोई दिक्कत ना दिक्कत। उसका आता है लैम्डा, देखो ये तीसरा समीकरण है, चौथा समीकरण। अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और थर्ड को जोड़कर सेकंड को घटाएंगे। ठीक है, देखो ये वही वाली चीज़ है भी जो मैंने आपको बताया। ओके, इतना तो कर ही लोगे ना, समझना है बस आपको, ये और नोट भी करना है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ बता दूं मैं आपको, देखो यहाँ पे आपने क्या किया, ये किया ना, अब इससे आगे देखो ये होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने, वैल्यू पुट करके ये आया तो इसकी 390 ओम सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स आया। ओके, दूसरा पॉइंट आता है अभिगमनांक की गणना करना। देखो अभिगमनांक की गणना भी इसके माध्यम से करते हैं। ठीक है, और अभिगमनांक क्या होता है, जो मोलर चालकता होती है उसका जो अनुपात होता है, क्या होता है, अनुपात, वह अभिगमनांक होता है। क्या होता है, अभिगमनांक। ओके, ये 2 प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक तो धनायन अभिगमनांक होता है और एक होता है ऋणायन अभिगमनांक। ठीक है, देखो ये अब मोलर चालकता की गणना करेंगे तो लैम्डा सी NCD इन्फिनिटी NC लैम्डा इन्फिनिटी फर्स्ट ऐसे, इसके दूसरे का करेंगे तो ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों को एक साथ ले लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तभी तो निकलेगी। तो देखो लैम्डा इन्फिनिटी NC लैम्डा इन्फिनिटी प्लस NA लैम्डा इन्फिनिटी। ओके, ये फॉर्मूला होता है। तीसरा आता है वियोजन की मात्रा की गणना करना। देखो वियोजन की मात्रा की गणना कैसे करते हैं, जैसे C सांद्रता की मोलर चालकता व अनंतता की मोलर चालकता का अनुपात वियोजन की मात्रा कहलाती है। अब हम क्या करेंगे, दोनों का अनुपात निकालेंगे तो अल्फा इक्वल टू लैम्डा सी अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी। तो लैम्डा सी इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन C मोल रहता है। ओके, अरे वो C मोल रहता है, ये वही वाला है। ठीक है, ये आपको नहीं करना, पहले लिख लिया आपने, तो ये भी नहीं करना है। तो देखो ये यहाँ तक तो अभी मैंने आपको बताया C मोल रहता। अब हम क्या करेंगे, लैम्डा इन्फिनिटी बराबर लैम्डा C इन्फिनिटी प्लस लैम्डा A इन्फिनिटी। तो अल्फा इक्वल टू K लैम्डा C इन्फिनिटी इंटू मोल रहता होगी वो 1000 अपॉन C मोल रहता, ऐसे लैम्डा A इन्फिनिटी। ओके, तो वियोजन इस तरह निकालेंगे तो K इक्वल टू C लैम्डा स्क्वायर C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। ओके, उसका आता है तनुता का प्रभाव। देखो इसका मतलब होता है सांद्रता का घटना।
ठीक है। तो किसी पोलर अपघट्य में तीव्रता बढ़ाने पर आयनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जो इकाई में धनायन आयनों के मध्य दूरी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? दूरी। जब दूरी बढ़ती है तो उससे क्या होता है, जिससे मोलर चालकता में भी कमी हो जाती है। ओके, ये आपको समझना है और ये आपको यहाँ तक नोट करना है। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी का अगले टॉपिक में। ठीक है, आपको ये पूरा नोट करना है।